हेलो एवरीवन, आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार जैन, फैकल्टी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज का ये एडिशन जहां पर हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर का करंट अफेयर, साथ में ये जानेंगे किस तरह से इस करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिशन। सबसे पहले अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में, जहां से आपको मिलेगा अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का एक्सेस, जहां से आपको मिलेगा समय समय पर टेस्ट सीरीज और क्विजेस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने का मौका। साथ ही में इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं यूपीएससी सीएससी कैटेगरी के अंदर, आप बेसिकली अपनी तैयारी के दौरान अपने जितने भी डाउट्स हैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को सोल्व कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक क्रिस्टल क्लियर प्रिपरेशन आप बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद बेसिकली आपको प्लस कोर्स सेलेक्ट करना होगा। प्लस कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा कैटेगरी के अंदर। आपकी कैटेगरी होगी यूपीएससी सीएससी, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको काफी सारे ऑप्शंस विजिबल होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। यहाँ पर सबसे अच्छी जो कैटेगरी होगी आपके लिए वो होगी 12 मंथ की और 24 मंथ की। यहाँ पर जो न्यू प्राइसेस है आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, दिस इज माय रेफरल कोड AKJ10, जिसकी सहायता से आप न केवल 10% डिस्काउंट बल्कि आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मेरी मेंटरशिप अवेलेबल रहेगी। तो बेसिकली सब अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और मैक्सिमम लोग AKJ10 कोड की हेल्प से अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, और साथ में बेसिकली पूरी की पूरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको अवेलेबल यहाँ पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जहां पर मैं शुरुआत करूंगा वैभव समिट से, जिसकी फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। सबसे पहले अपन बात करेंगे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट ये बेसिकली 2 अक्टूबर 2020 को 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती के अंदर इसको हमने स्टार्ट किया था। और बेसिकली ये किसके लिए है, जितनी भी आपकी नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी नए नए एरियाज हैं, नए नए चैलेंजेस हैं, उसके लिए यहाँ पर न केवल इंडियन साइंटिस्ट का बल्कि यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर हम पार्टिसिपेशन लेकर आएंगे, ताकि हम उन ग्लोबल चैलेंजेस को काफी इजीली सोल्व आउट कर सके। तो आप इसका टेक देखोगे, लेवरेजिंग साइंटिफिक इंडियन माइंड्स फॉर यूनिवर्सल डेवलपमेंट। ध्यान रखना, जो इंडिया का साइंटिफिक माइंड है उसको यूटिलाइज करेंगे यूनिवर्सल डेवलपमेंट के लिए। तो ये समिट है, लगभग 1 महीने तक ये समिट चली थी। काफी सारे वेबिनार्स इसके अंदर हुए थे, आप देख सकते हो। अबाउट 3200 लगभग 3200 पैनलिस्ट ने और लगभग 22,500 एकेडमिशियन और साइंटिस्ट ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। लगभग 1 महीने लंबी ये सीरीज थी, जो काफी सारे वेबिनार यहाँ पर हमने आयोजित किए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुई थी। फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, वैभव की फुल फॉर्म क्या है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। वैश्विक VI, ठीक है, वैश्विक से भारतीय, ठीक है, BHA से भारतीय और वैश्विक वैज्ञानिक, और S से आपका समिट। तो ध्यान रखना, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट इसका नाम है। ठीक है, द समिट थ्रोज द पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलैबोरेशन, जहां पर आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी नए नए एरियाज हैं वहां पर आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। ग्लोबल प्लस इंडियन साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, प्रपोजेज ए कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर लेवरेजिंग एक्सपर्टीज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस। जितने भी चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करने के लिए जितने भी ग्लोबल लेवल पर इंडियन रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उन सबकी एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पर ली गई है। लगभग 722 घंटे, आप देखोगे अबाउट 722 आवर्स ऑफ डिस्कशन अंडर वेरियस वर्टिकल्स वर कंडक्टेड। लगभग 1 महीने के अंदर 722 घंटे यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट आपसे पूछा जा सकता है, ये समिट कंक्लूड हो चुकी है, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट बताया। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और ध्यान रखना आज की हमारी ये रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आज हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों के लिए आज का करंट अफेयर्स आज ही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो पहली थीम है आपके लिए वैभव समिट। ठीक है, दूसरी चीज है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर, मैंने आपको बताया था कि विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर जिस दिन हमने सेलिब्रेट की थी FAO फूड एंड
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ सब लोगों को याद होगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज लॉन्च की है, जिसमें मक्का की भी थी, गेहूं की भी थी, ग्राउंडनट की भी थी, सरसों की भी थी। और बेसिकली किसके लिए था? भारत की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, भारत का न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज हमने की थी। तो अब सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि इंडिया बढ़ रहा है किसकी तरफ? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ इंडिया यहाँ से बढ़ रहा है। तो आप देखोगे लगभग 15 स्टेट, 15 स्टेट, और मैंने आपको बोला था इसके लिए पहले पायलट बेसिस पर एक स्कीम चलाई जाएगी, इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे अप्लाई किया जाएगा कि कितना बेनिफिट ये हमारा दे पाता है। तो ध्यान रखना, सब लोगों को अपने मेंस के आंसर में मेंशन करना है वर्ल्ड फूड डे के बारे में, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के बारे में, और किस तरह से भारत न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देखोगे 15 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर सेंट्रल पायलट स्कीम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर किस किस का फोर्टिफिकेशन कर रहा है? यहाँ पर राइस की वेराइटीज का फोर्टिफिकेशन करेगा। और ध्यान रखना किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? आपकी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। आपको पता है जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है भारत सरकार PDS सिस्टम के तहत, आपने पता होगा गेहूं, चावल, दालें ये सब डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब इसमें आपको फोर्टिफिकेशन वाला राइस दिया जाएगा। तो ये स्कीम सबसे पहले इंप्लीमेंट की जा रही है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ा देना। लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा जब आपको नई राइस की वेराइटीज दी जाएगी, जिनको फोर्टिफाइड करके दिया जाएगा, जिनके अंदर जो कंटेंट है, चाहे आयरन का हुआ चाहे प्रोटीन का हुआ, वो कंटेंट उनमें बढ़ाया जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे लगभग 3 सालों के लिए यहाँ पर अप्रूव किया गया है, 3 सालों के लिए। जो 2019 से 2020 तक का जो बजट है, ठीक है, 1 साल का जो बजट था इसका 174.6 करोड़ रुपीस है। अगले 3 सालों के लिए यहाँ पर बजट चलेगा। अब देखोगे कुछ स्टेट इसको पहले इंप्लीमेंट कर चुके हैं, जैसे कि आप देखोगे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, ये उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 15 स्टेट्स के अंदर भी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। और ध्यान रखना, इसके साथ साथ ध्यान रखना जिस राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा वहां पर ये क्या करेंगे, जो आपने ICDS का नाम सुना होगा, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है आपकी, मिड डे मील स्कीम है, वहां पर भी बेसिकली इसको यूज किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर। नीति आयोग के द्वारा जो महत्वाकांक्षी डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस काफी लो है, वहां पर भी काफी स्पेशल फोकस किया जाएगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि भारत अपनी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे भारत अपनी PDS सिस्टम के तहत, आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है कि भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फोर्टिफाइड वेराइटीज बेसिकली किसको बांट रहा है? गरीबों को, ताकि उनका न्यूट्रिशनल लेवल यहाँ पर बढ़े। ये सेकंड नंबर की न्यूज थी। थर्ड नंबर की न्यूज आपके सामने है, दिस इज रिलेटेड टू द GST। मैंने आपको बताया भी था, डिस्कस भी किया था कि बेसिकली जो सेंटर और गवर्नमेंट के बीच में एक विवाद चल रहा था कि कौन बोरोइंग करेगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सेंटर को कंपनसेशन फंड देना था राज्यों को, उसमें काफी ज्यादा डिले देखने को मिल रहा था। बीच में सेंटर ने बोला था कि राज्यों को खुद से बोरोइंग करनी पड़ेगी, लेकिन काफी सारे राज्यों ने अपोज किया था और फाइनली सेंट्रल ने बोला कि हाँ हम बोरोइंग करेंगे, हम बोरोइंग करके किसको देंगे? स्टेट्स को देंगे। तो आप देखोगे जो GST कंपनसेशन है, स्पेशल बोरोइंग विंडो इसके लिए ओपन की गई थी। सेंटर बोरोज एंड ट्रांसफर ₹6,000 करोड़ एज ए सेकेंड ट्रेंच, दूसरी किस्त। आप देखोगे किस्तों के अंदर सेंटर यहाँ पर बोरोइंग कर रहा है, स्टेट को बांट रहा है। तो दूसरा ट्रेंच आपको देखने को मिलेगा लगभग 6,000 करोड़ रुपए, ठीक है। सेकेंड ट्रेंच यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उधार लिया है और उसको 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर उसको बांटा गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर देख सकते हो, द सेकेंड ट्रेंच जो ट्रांसफर किया जाएगा वो आंध्रा को, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, नाम याद नहीं रखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंटली सेंटर बोरो कर रहा है और सेंटर बोरो करके किसको दे रहा है? स्टेट को यहाँ पर सेंटर यहाँ पर दे रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी सिंपल है, ठीक है, इजीली आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट न्यूज, पॉइंट नंबर 4, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
अपने आप में बेसिकली कैसा होगा, ये आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लुहरी, ध्यान रखना डायरेक्टली पूछा जाता है, लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है, कौन से राज्य में है, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारी कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है, पीआईबी पर ये न्यूज जारी हुई थी। तो आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर 1810 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और रिवर का ध्यान रखना सतलज रिवर पर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जो आपका लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट है, हिंदी में भी देख सकते हो, स्लाइड हिंदी में भी है, आप देख सकते हो लुहरी जल विद्युत परियोजना, आपसे पूछा जाएगा लुहरी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य के अंदर है। अगर आपको पता है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर यह स्थित है, सब लोगों को ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है, 1810 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ध्यान रखना किस किस के सहयोग से, यहाँ पर भारत सरकार भी है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी, आप देख सकते हो एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश दोनों यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है। और साथ में क्या ध्यान रखना है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, ध्यान रखना सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कितनी इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट की जा सकती है, आप देखोगे 758.20 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर साल यहाँ पर जनरेट की जा सकती है। और इस प्रोजेक्ट को लगभग कमीशन होने में लगभग 62 मंथ्स का समय लगेगा। हिंदी में भी स्लाइड अवेलेबल है, फटाफट से आप पढ़ सकते हो। इसका पहला चरण 62 महीनों की अवधि में शुरू हो जाएगा। लगभग 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सक्रिय भागीदारी होगी। साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ कवर है। ध्यान रखना 210 मेगावाट क्षमता वाली, कितनी क्षमता है इसकी, 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सक्रिय भागीदारी से आपका प्रोजेक्ट बनेगा। तो सब लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। सब लोग फटाफट से लिख लीजिएगा इसको और सब लोग अपने नोट्स में इसको डाल लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया है। इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप देखोगे, ये बेसिकली क्या करेगा, आपका पावर सप्लाई पोजीशन को इंप्रूव करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए एनवायरनमेंट के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप देखोगे वातावरण से लगभग 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इसकी जगह पहले किसका यूज कर देते, कोयले से बनने वाले संयंत्रों का, जिससे क्या निकलती थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखोगे मैंने आपसे बताया भी था कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से खींच सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जहां पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और वातावरण से निकलने वाली CO2 भी कम हो जाएगी। आप सोचोगे इतनी सारी 210 मेगावाट से समथिंग जो परियोजना है, अगर ये आज नहीं होती, ये ऑपरेशनल नहीं होगी, तो इसकी जगह काम किससे चलेगा, कोयले से, और कोयले से क्या निकलेगा, कार्बन। तो आप देखोगे लगभग 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से रिड्यूस करेगा। लगभग 2000 लोगों को इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को लगभग 1140 करोड़ रुपए का इससे बेनिफिट होगा। फ्री पावर मिलेगी उनको लगभग 1140 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो इसकी लगभग लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट की, 40 साल इसकी लाइफ साइकिल होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, परियोजना की अवधि 40 वर्ष है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली यहाँ पर मिलेगी। 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आएगी। ये सब आप नोट्स बना सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, वन नेशन वन ग्रिड, ठीक है। ध्यान रखना, वन नेशन वन गैस ग्रिड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे वन नेशन वन गैस ग्रिड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम भाग रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, आज हम कोयले से दूर भाग रहे हैं। आज मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी, मैंने आपको वर्ड बोला भी था, गैस बेस्ड इकोनॉमी जो आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वन नेशन वन गैस ग्रिड। तो आप देखोगे एनहांसिंग क्लीन एनर्जी एसेसिबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, ये पूरी कंट्री के अंदर क्लीन एनर्जी की एसेसिबिलिटी को काफी ज्यादा एनहांस करेगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लीन एनर्जी के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट, लगभग 17,000 किलोमीटर की पाइपलाइन अंडर डेवलपमेंट में है। आप देखो गैस बेस्ड इकोनॉमी कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चल रहा है।
4 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट अंडर वे। आप देखोगे मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट है। आप देखो ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत आपको जगदीशपुर हल्दिया बोकारो और धर्मा पाइपलाइन बन रही है जो लगभग 2655 किलोमीटर की है। बीजीपीएल के तहत बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन बन रही है जो लगभग 729 किलोमीटर की है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड के तहत लगभग 1656 किलोमीटर की पाइपलाइन बन रही है। कोची बेंगलोर मंगलोर पाइपलाइन आपकी 935 किलोमीटर की है। एन्नोर बेंगलुरु पुदुचेरी ये वाली पाइपलाइन लगभग 1325 किलोमीटर की है। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। वन नेशन वन गैस ग्रिड लगभग 17,000 किलोमीटर की पाइपलाइन अंडर डेवलपमेंट में है। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इंडिया इसको अपने आंसर में लिखना है, ध्यान रखना, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी। और आप देखोगे इससे होगा क्या, एक्सपेंडिंग नेचुरल गैस ग्रिड। अपन क्या बना रहे हैं, नेचुरल गैस ग्रिड बना रहे हैं फ्रॉम 17,500 किलोमीटर टू 34,500 किलोमीटर। आप देखोगे नेचुरल गैस ग्रिड जो हमारा लगभग 17,500 किलोमीटर का है उसको एनहांस करके उसको डबल किया जा रहा है, लगभग 34,500 किलोमीटर तक एक्सपेंड किया जा रहा है। और देखोगे कनेक्टिंग मेजर नेचुरल गैस डिमांड सेंटर्स टू सोर्सेज, जितने भी नेचुरल गैस के डिमांड सेंटर्स है उनको उनके सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है ताकि उनकी आपूर्ति की जा सके। रिमूविंग रीजनल इम्बैलेंसेस, ठीक है, बेसिकली हर रीजन के आधार पर जो इम्बैलेंसेस थे, कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी, कहीं रिसोर्सेज नहीं थे, कहीं नेचुरल गैस की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो सारे इम्बैलेंस हटाए जा रहे हैं और बिल्कुल होलिस्टिक नेचुरल गैस का डेवलपमेंट यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है वन नेशन वन गैस ग्रिड क्या है। तो आपके दिमाग में पहली चीज होनी चाहिए, इंडिया गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहा है। दैट्स वाई इतना बड़ा जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो अंडर डेवलपमेंट है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज बताता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, प्रीलिम्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि जो भारत में जो एनर्जी का शेयर है ना, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से आती है, सेकंड नंबर पर किससे एनर्जी भारत को मिलती है। तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। लगभग अगर मैं बात करूं, अगर प्रतिशत में बात करूं तो सबसे ज्यादा भारत की एनर्जी में हिस्सा है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स का। लगभग 56.9% जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है कोल से। आप देख सकते हो सबसे नंबर 1 पर है आपका कोल, सेकंड पर है आपका क्रूड ऑयल, आप देख सकते हो लगभग 29.38% आपको क्रूड ऑयल से मिलेगी। थर्ड है आपका नेचुरल गैस, लगभग 6.23% आपको मिलेगी नेचुरल गैस से। फोर्थ है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यह है लगभग 4.01%। पांचवा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ये है आपका लगभग 2.28%। और छठा है आपका छोटा सा 1.2% पर न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपसे इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है, एग्जाम में गलत मत करना। ऑफिशियल डेटा है, ये डेटा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से लिया है, ऑफिशियल डेटा है, यही आपका आंसर होगा। सबसे ज्यादा कोल, सेकंड नंबर पर क्रूड ऑयल, थर्ड नंबर पर नेचुरल गैस, फोर्थ नंबर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी और सिक्स नंबर पर सबसे कम है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, जस्ट 1.2%। तो आप देखोगे भारत का जो एनर्जी मिक्स है, कितनी प्रतिशत एनर्जी भारत को अभी कहां से मिलती है, तो सब लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। और अभी भारत का क्या टारगेट है, अभी जो नेचुरल गैस में भारत का हिस्सा कितना दिख रहा है आपको, लगभग 6.23%। भारत इसको 15% करना चाह रहा है। आप देखोगे रेजिंग गैस शेयर टू 15% ऑफ इंडियाज एनर्जी मिक्स विल मीन रेजिंग गैस कंजप्शन फ्रॉम, ध्यान रखना, भारत अभी टारगेट कर रहा है कि लगभग ये जो 6.23% हिस्सा है इसको 15% तक हम बढ़ा सके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम बात कर रहे हैं गैस बेस्ड इकोनॉमी की। सब लोग लिख लेना, ठीक है, साथ में नोट्स बना लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइड से लिया गया डेटा है। आप देखोगे आपके लिए कितनी आसान प्रिपरेशन को बना रहा हूं, ठीक है। जहां से भी मुझे अच्छा डेटा मिलता है वो आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा। तो आप देखोगे कैंपेन है, पहली बात तो आप देखोगे जो काफी सारे कैंपेन है टीबी को एलिमिनेट करने को लेकर, ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने को लेकर। तो पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कि जो आपका प्रोग्राम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसमें कब हमें टीबी को एंड करना है। तो ध्यान रखना 2025 तक हमें टीबी को एंड करना है, ऐसा टारगेट यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर आपकी उम्र 30 सालों से ज्यादा है तो आपके लिए
टीबी स्क्रीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए जो आशा वर्कर्स है, आप लोगों ने नाम सुना होगा आशा वर्कर्स का, ठीक है। आशा वर्कर्स की फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो आप लोगों तक, आपके घरों तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाती है, आपके घरों तक सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा से लेकर वो आसान बनाती है। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बच्चों के लिए काफी बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक तो आशा वर्कर्स होती है और एक होती है आपकी एएनएम। एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हमारी रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लाइव डाउट नहीं पूछ पाएंगे, आपके जो भी डाउट होंगे कल की क्लास में मैं डेफिनेटली एड्रेस करूंगा। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाया, बट फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास लेकर आया हूँ ताकि आप सब लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो सके। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, अगर आपको टीबी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो टीबी स्क्रीनिंग के लिए आपको अब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। आशा हेल्थ वर्कर्स आपके घर तक पहुंचेगी आपको सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली क्यों कर रहा है भारत, ताकि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर सके। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट कैंपेन है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ठीक है। ये भी किससे रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए स्वस्थ भारत और हैशटैग एंड टीबी आपको देखने को मिलेगा। बट ये टारगेट ध्यान रखना है 2025 तक हमें टीबी को यहाँ पर क्या करना है, खत्म करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ठीक है, मिशन वंदे भारत का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। ये स्लाइड ली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, नागर विमान मंत्रालय के द्वारा स्लाइड आपको देखने को मिलेगी। मिशन वंदे भारत आप सब लोगों ने सुना होगा, कोविड-19 के दौरान जितने भी आपके भारतीय विदेशों में फंस गए थे, चाहे सऊदी के अंदर हो, चाहे दुबई के अंदर हो, चाहे बहरीन के अंदर हो, चाहे कुआलालंपुर के अंदर हो, चाहे लंदन के अंदर हो, सब जो आपके भारतीय थे उन सभी भारतीयों को मिशन वंदे भारत के तहत भारत लाया गया था। तो ये मिशन काफी पॉपुलर रहा था। तो इसका ऑफिशियल डेटा शेयर किया गया है 3 नवंबर तक का, ठीक है। 3,929 इंडियंस को यहाँ पर बेसिकली वापस लाया गया है, ठीक है। आप देखोगे अलग अलग यहाँ पर हर डेटा भी दिया गया है, बट आपको ये याद नहीं करना, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि मिशन वंदे भारत के माध्यम से कोविड-19 के दौरान जो आपके भारतीय थे, जो विदेशों के अंदर फंसे हुए थे, उनको वापस भारत लाया गया था। कहाँ से कितने कितने लोग लाए गए, तो आप देखोगे दुबई से कितने हैं, अबू धाबी से कितने हैं, मस्कट से कितने हैं, शारजाह से कितने हैं, हर यहाँ पर पूरा अलग अलग डेटा दिया गया है। बट आपको याद नहीं रखना, लगभग 4,000 के आसपास इंडियंस को यहाँ पर रिटर्न किया गया है, ठीक है। ऑन 3 नवंबर को है ये सारी की सारी चीजें। लंदन से है आपका, दोहा से है आपका, ठीक है, नैरोबी से है, कुवैत से है, ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिशन वंदे भारत क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहा था, काफी न्यूज में रहा था, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपके यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर, जहां पर बेसिकली मैं आपको बताया था, कल मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी डिस्कस किया था, जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएसए का, वो काफी क्लोज पहुंच चुका है, ठीक है। और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो बाइडेन काफी ज्यादा लीड में है, आई थिंक 264 इलेक्टोरल वोट्स उनको मिल चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के पास आई थिंक 214 के आसपास अभी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आप देखोगे जो बाइडेन की दावेदारी काफी मजबूत हो चुकी है, अब कोई चमत्कार ही डोनाल्ड ट्रंप को वापस ला सकता है। जो कुछ स्टेट्स बचे हुए हैं, अगर उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्लीन स्वीप करते हैं तभी जाकर वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अदरवाइज आप देखोगे यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जो बाइडेन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी होगा आई थिंक आज तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए। कैसे प्रोसेस डिस्कस कर चुका हूं। अभी तक की जो वोटों की गणना थी उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे लगभग 48.1% पॉपुलर वोट्स किसको मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और 50.2% वोट मिल चुके थे जो बाइडेन साहब को। तो आप देखोगे बाइडेन अभी आगे चल रहे हैं, और अगर अभी नतीजे आ भी चुके हो तो मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। बट जस्ट 2 आवर्स के पहले की जो अपडेट है वो मैंने आपको बताई, 264 पर जो बाइडेन पहुंच चुके थे, और लगभग बेसिकली आपके 214 के आसपास आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। ओके, तो ये वाला पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं, अभी आगे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। यस, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। ये आर्टिकल्स तो अभी अपन पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। कल से वापस अपन फुल फ्लो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स इज बीइंग वीकन्ड, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिकल आया है जिसमें बेसिकली कृष्णा गौडा ने यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से जो राज्यों की फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, वीकन्ड होती जा रही है। तो अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन बनता है कि कोविड
कोविड-19 के दौरान स्पेशली जो राज्यों की फाइनेंशियल कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। उसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स हैं, क्या-क्या कारण हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे कारणों का विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर आपको फाइनेंस कमीशन का भी संदर्भ मिलेगा, आपको जीएसटी का भी संदर्भ मिलेगा, आपको कोविड-19 के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के अंदर जो फॉल आया है उसका भी देखने को मिलेगा। अभी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए बिल लाए गए हैं उन सारी चीज़ों का मेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहला पॉइंट आप देखोगे, स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव अ मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आपको पता है काफी सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उनको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वो सबसे बड़ा फैक्टर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल डिपेंड ऑन दोज प्रोग्राम्स, चाहे वो लाइवलीहुड के लिए हो, ठीक है, चाहे वेलफेयर के लिए हो, चाहे सिक्योरिटी के लिए हो, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहला पॉइंट जीएसटी को लेकर, क्योंकि जीएसटी के जो अंदर जो शेयर होता है वही सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स आपको देखने को मिलेगा। द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एक्सपेंड रेवेन्यू हैज बीन कंस्ट्रेंट सिंस द जीएसटी रेजीम वाज अडॉप्टेड। जीएसटी रेजीम के बाद जो उनका रेवेन्यू एक्सपेंड करने का तरीका था वो बिल्कुल कंस्ट्रेन हो चुका है। ठीक है, वो अब सेंट्रल पर पूरी तरह से डिपेंड यहाँ पर हो चुका है। दूसरा, फाइनेंस कमीशन का एग्जांपल दिया है कि फाइनेंस कमीशन ने भी अपने शेयर के अंदर जितना शेयर केंद्र से राज्य सरकारों के अंदर जाता है उस शेयर के अंदर भी कटौती की गई है। आपको पता है 1% शेयर कम करके किसको दिया गया है, जेएंडके और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को दिया गया है, जबकि हर बार आप देखोगे शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 14 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग शेयर आपका 42% था, बट आपका 15 फाइनेंस कमीशन में इसको 41% कर दिया गया, 1% शेयर और कम कर दिया गया, जबकि जनरली हर साल आपका बढ़ता है। ठीक है, उसके अलावा जीएसटी का जो कंपनसेशन फंड राज्यों को मिलने वाला था उसको लेकर भी काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं कोविड-19 को लेकर। उसके अलावा फार्म बिल्स वगैरह के सारे एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि किस टाइप से उनका रेवेन्यू यहाँ पर घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल को आप फटाफट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये बताया गया है कि बेसिकली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो स्टेट के फिजिकल रिसोर्सेज है या फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट से वो लगातार रिड्यूस होती जा रही है, जो उनके सोर्सेज है राजस्व के वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जीएसटी का एग्जांपल जरूर देना, 15 फाइनेंस कमीशन का एग्जांपल जरूर देना, जीएसटी कंपनसेशन फंड का एग्जांपल जरूर देना। उसके अलावा बेसिकली आपको एग्जांपल देना है जो आपके एग्रीकल्चर फार्म बिल्स हैं, या बेसिकली काफी सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से काफी ज्यादा लगाम लग चुकी है स्टेट के रेवेन्यू को लेकर। ओके, सो ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और आर्टिकल, यस, जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के बारे में इस पे लगातार 3 दिन से डिस्कशन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बेसिकली गिलगित बाल्टिस्तान को नया प्रोविंशियल स्टेटस देने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि चाइना ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया, जबकि जब भारत ने जेएंडके और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया था चाइना ने काफी ज्यादा उसको कंडेम किया था, काफी ज्यादा आलोचना की थी। जब भारत ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाया था तब भी बेसिकली चाइना ने काफी ज्यादा कंडेम किया था, बट इसके रेस्पॉन्स में चाइना का भी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो आप देखोगे चाइना रिमेन्स क्वाइट ऑन पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान मूव। ये दिखाता है यहाँ पर चाइना का जो हिडन प्रोविजन है, जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर चाइना यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिवली वर्क यहाँ पर कर रहा है। तो आप देखोगे इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू द इंडिया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन मूव लास्ट ईयर, चाइना ऑन वेडनेसडे रिफ्रेन फ्रॉम वॉइसिंग इट्स अपोजिशन। चाइना ने कोई अपोजिशन यहाँ पर नहीं उठाया है जब पाकिस्तान ने बोला है कि गिलगित बाल्टिस्तान को वो फुल प्रोविंशियल स्टेटस देंगे। तो इसको लेकर काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खड़े होते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान जो रीजन आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर गुजरता है, इस पर भी मैं डिटेल में आप लोगों के लिए डिस्कशन कर चुका हूं, तो आप सब लोग इसको डिटेल में वहां से देख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडियन अमेरिकन जो बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं वो वापस से री इलेक्ट हो गए हैं वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। तो आप देखोगे ऑल द 4 इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, एक आप देखोगे फर्स्ट है एमी बेरा, सेकंड है प्रमीला जयपाल, थर्ड है आपका राजा कृष्णमूर्ति एंड 4 आपके आर ओ खन्ना। चारों के चारों यूएसए का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां से दोबारा निर्वाचित कर दिए गए हैं। तो इंडियन अमेरिकन के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग सिंबल है कि चारों के चारों भारतीय अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी से वापस से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पहुंच चुके हैं। ठीक है, वहां पर आपको पता है 2 सदन होते हैं। भारत का लोकसभा वहां के किसके इक्विवेलेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। भारत का राज्यसभा को इक्विवेलेंट मान सकते हो वहां की सीनेट के। तो आप देखोगे द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैज इमर्ज्ड एज ए फोर्स
to reckon with for the first time in the history of the US presidential election. Both the Democrat and Republican campaigns had initiated several measures टू वू द अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिलियन मेंबर्स। ध्यान रखना, इंडियन अमेरिकन की जो कम्युनिटी है लगभग 1.8 मिलियन मेंबर्स आपको इस कम्युनिटी के देखने को मिलेंगे, जो काफी क्रिटिकल वोटिंग ब्लॉक माना जाता है, जो स्पेशली कौन से स्टेट्स के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, मिशिगन के अंदर, नॉर्थ कैरोलिना, पेनिनसुला और टेक्सास, यहाँ पर बेसिकली इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली एक वर्ड यूज किया गया था, समोसा कैलकुलस। समोसा इंडिया में काफी पॉपुलर वर्ड है, तो समोसा कॉकेसस वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली ये टर्म यूज किया गया था मिस्टर कृष्णमूर्ति के द्वारा। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था। इनफॉर्मल ग्रुपिंग यहाँ पर इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स की, जो इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स है उनके लिए वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है समोसा कॉकेसस। तो इस ग्रुपिंग को क्या नाम दिया उन्होंने? समोसा कॉकेसस। इंडियन टर्म्स में उसको नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, ये काफी एक्सपेंड होगी और काफी अच्छी चीज है इंडियन अमेरिकन के लिए, कम्युनिटी और भी वहां पर स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये सारा आर्टिकल उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, फटाफट से इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने जनरली आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, यूएस फॉर्मली एग्जिट हो चुका है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था यूएसए ने प्रोसेस इनिशिएट कर दी थी और यूएसए अब कंप्लीटली इससे एग्जिट हो चुका है। आप देखोगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन वेडनेसडे फॉर्मली लेफ्ट द पेरिस एग्रीमेंट, अ ग्लोबल पैक्ट forged 5 years ago to avert the threat of catastrophic। आपको पता है 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 के अंदर COP21 के अंदर इनिशिएट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होने का निर्णय लिया था और बेसिकली ये काफी बड़ा सेटबैक था उन सब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो डिपेंडेंट थी डेवलप्ड कंट्री की फंडिंग के लिए। तो ध्यान रखना, अब यूएसए फॉर्मली इस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो चुका है, जो 5 साल पहले हमने साइन किया था। The move long threatened by US President Donald Trump and triggered by his administration, इन्होंने स्टार्ट किया था। Some 189 countries remain committed to the 2015 पेरिस अकॉर्ड, जिसका एम क्या था, जिसका उद्देश्य था, जो आपका लगातार ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम पर रखना। किसके कंपैरिजन में? इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में 2 डिग्री से कम। ठीक है, ध्यान रखना, अगर एवरेज टेम्परेचर आज 30 डिग्री है तो हमें उसको 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना, और हमें तो ट्राई करना है कि 2 नहीं, जबकि उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम क्या करें, उसको मिनिमाइज करें। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, विच एम्स कीप्स द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, आइडियली नो मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस। इस पे और भी कल मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, इसको लेकर काफी सारे व्यू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने जनरल टर्म्स में आप लोगों को बता दिया है, थोड़ा टाइम कम था। ठीक है, कल आपकी जो रेगुलर क्लास होगी 3 से 4 बजे, वहां पर इस चीज को लेकर और भी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको आज इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कल इस पर और भी डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आज तो मैं इतना ही रखूंगा। ठीक है, और जो आर्टिकल्स बचे हुए उन पर अपन कल डिस्कस कर सकते हैं। एंड दिस इज माय रेफरल कोड AKJ10, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मेरी मेंटरशिप अवेलेबल रहेगी, तो AKJ10 को अप्लाई कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और साथ में बेसिकली चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस, कल मिलते हैं 3 बजे। थैंक यू गाइस।